गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो भाई तैयारी अच्छे से चल रही होगी आपकी। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए और एंट्रेंस एग्जाम का भाई अपना देखते रहिए कैसे क्या कुछ है। तैयारी बीच में मत छोड़िए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। आज इसी चैप्टर को कवर करेंगे हम। 2 लेक्चर में ये पूरा हो ही जाएगा आपका। काफी सारे फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो जहां भी आपको कुछ ऐसा दिखे या बताया जाए तो उस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान में रखिए सबसे पहले तो ये कि सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम होता है। होमोजेनियस मिक्सचर को ही कहा जाता है सॉल्यूशन। आपको ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से किसको सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता, तो उसमें शायद आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर आ जाए, एलिमेंट लिखा आ जाए। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। और जो आपका 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर है बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बाइनरी सॉल्यूशंस की बात की गई है। ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, छोटी छोटी टर्म्स हैं इस चैप्टर में, स्टार्टिंग में आएंगी, इसको ध्यान से सीखते रहना बस। बाइनरी का मतलब होता है बच्चों जहां जिस सॉल्यूशन में आपके 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये तो बच्चों आपको पता ही है कि सॉल्यूशन आपका 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है आपका सोल्यूट और एक होता है आपका सोलवेंट। चलिए आप ये बताइए, मैं शायद इसका एक लेक्चर आपको पहले दे चुका हूं इस चैप्टर का, तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन टाइप ही करेंगे इसमें। बस ये बताइए सोल्यूट और सोलवेंट को जब आप मिक्स करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन की जो भी स्टेट यहां पर आपको दिखेगी या जो भी बनेगी वो सोलवेंट पर डिपेंड करती है या सोल्यूट पर डिपेंड करती है? सोलवेंट पर डिपेंड करती है, क्योंकि सोलवेंट ही वो कंपोनेंट है जो आपका लार्ज अमाउंट में यहां पर प्रेजेंट होता है। यानी जैसा आपका सोलवेंट होगा ठीक वैसा ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन ही समझ लो आप इसको। कुछ ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। बताइए इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं है? सेकंड, फोर्थ, फोर्थ। तो बच्चों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्यों? अरे अभी तो आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था कि स्टार्च जो है वो पार्शियली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, पॉलीसेकेराइड पानी में घुलते ही नहीं अच्छे से। और यह भी बताया गया था कि स्टार्च जो होता है ये हॉट वाटर में पार्शियली सोल्यूबल होता है। गलत बता दिया आपने। ब्रोंज तो अलोय होता है और अलोय तो आपका सॉल्यूशन में आता है इसमें। अरे इसमें सॉल्यूट भी आपका सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड होता है। कॉपर और टीन ये 2 मेटल का मिक्सचर होता है। इसमें कॉपर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सही, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। चलिए ये याद रखिए, एयर भी क्या होता है, एक आपका सॉल्यूशन होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिए आप। वैसे आप ये सॉल्यूशन के 9 टाइप पढ़ते हो, क्या आप बता सकते हो कोलोइड के कितने टाइप होते हैं? इसी बेस पर अगर देखें, ये सॉलिड सॉलिड में डिसॉल्व हो गया, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, अगर इसी बेस पर आप कोलोइड के टाइप अगर करें तो कितने होते हैं पता है आपको? इसके होते हैं 8 टाइप। बेशक ये आपका सरफेस केमिस्ट्री में आता था पहले, पर इस चीज को ध्यान तो रखिए आप, 9th क्लास में भी आता है ये आपका।
जो आपका कोलॉइड है उसके 8 टाइप होते हैं और सॉल्यूशन के आपके 9 टाइप होते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। आज का जो मेन टॉपिक है ना वो इसी के बारे में है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको किस हिसाब से इसको डिस्कस करना है वो ध्यान में रखिए। एक तो वो टर्म्स होती हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, और एक होती है जो आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं। कई बार आप क्वेश्चन भी पढ़ चुके होंगे या आपने पढ़ा भी होगा, वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। 12th क्लास में आता था कि आप मोलैरिटी की जगह पे मोलैलिटी को पढ़ना क्यों प्रेफर करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए, टेम्परेचर पर डिपेंड वही कंसंट्रेशन टर्म करती है जिसके अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम बच्चों टेम्परेचर के साथ आपका वेराई कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। यानी कि जितनी बार भी टेम्परेचर चेंज होगा वो कंसंट्रेशन टर्म भी चेंज हो जाएगी आपकी। लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आपकी वो टर्म्स आती हैं जिनमें वॉल्यूम होता ही नहीं है। यानी आप चाहे कितना भी टेम्परेचर चेंज करते रहो, ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी ऐसे ही रहेंगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, इसमें आएगा आपका परसेंटेज, और परसेंटेज आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में भी आता है। लेकिन परसेंटेज के मैं टाइप मेंशन कर देता हूं यहां पर कौन कौन सा आपका इसमें आता है। एक आता है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो आते हैं आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट में, लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आता है मास बाय मास परसेंटेज। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। दूसरा आप लिख लीजिए, इसमें यहां आएगा आपका स्ट्रेंथ। तीसरा लिखिए, इसमें आएगा आपका मोलैरिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है इसको। फिर लिखिए नॉर्मेलिटी, उसके बाद लिखिए इसमें पीपीएम। ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो लिखी हुई हैं ये सारी की सारी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं पर वॉल्यूम की बात जरूर होती है। इस चीज को ध्यान में रखिए आप। यहां पर लिखिए दूसरा आएगा आपका मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है इसको। तीसरा लिखिए मोल फ्रैक्शन, और नेक्स्ट लिखिए आप मास फ्रैक्शन। चलिए, मैंने देखा है कि आप फिजिक्स बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, मेरे को यह बताइए जो लाइट की इंटेंसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है एक्सप्रेस करने की। जैसे आप मास को किलोग्राम में मापते हो, लेंथ को मीटर में मापा जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किस में मापा जाता है बताइए। कैंडेला में मापा जाता है। गुड। अब ये और बता दो कि केमिस्ट्री में हम जो भी रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी रिएक्टेंट आप लिख देते हो, इन रिएक्टेंट का जो अमाउंट होता है वो किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, किस में एक्सप्रेस करोगे आप इन चीजों को। यानी कि शॉर्ट में आपको लिख के दे सकता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन, बताइए। किलोग्राम में नहीं लिखा जाता, इतना ज्यादा सब्सटेंस कौन लेगा यहां पर रिएक्ट कराने के लिए। भाई इसको एक्सप्रेस किया जाता है मोल में, इस चीज को ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा बात होती है मोल की केमिस्ट्री में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस किया जाता है मोल में, जो कि आपने लिखा देखा होगा स्मॉल एन से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। ये फॉर्मूले आपको जरूर याद कर लेने हैं एक बार। सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपका परसेंटेज। ये फॉर्मूले तो आप खोल कर लिख ही लीजिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए। तो परसेंटेज आपने पढ़ा 3 टाइप का होता है, मास बाय मास परसेंटेज होता है,
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखिए, एक मोलैलिटी टर्म ऐसी है आपकी जिसमें डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हो, सोलवेंट लिखते हो, यानी नीचे आप सोलवेंट लिखते हो उसमें, नहीं तो बाकी सब में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। अब चाहे वो मास हो चाहे वो वॉल्यूम हो, नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, सॉल्यूशन, और ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो आपके सॉल्यूट के लिए होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो यहां पर ये मास बाय मास का क्या मीनिंग है कि मास ऑफ सॉल्यूट लिया है आपने और नीचे क्या ले रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए आप मल्टीप्लाई करा देते हो इसको 100 से। तो ये फॉर्मूला होता है आपका मास बाय मास परसेंटेज का। अब सेम इसमें रहेगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा इसमें, लेकिन नीचे अब की बार क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम लिखिए आप यहां पर सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर दोनों ही वॉल्यूम दी गई है, यानी आपने दो लिक्विड को मिक्स किया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। परसेंटेज जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी जाती, इसमें आप परसेंटेज का साइन ही लगा देते हो, यही परसेंटेज होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखिए इन दो में वॉल्यूम आ गया है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाली टर्म्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना, इसमें सेकंड आता है आपका स्ट्रेंथ। हो सकता है आपसे इनकी यूनिट पूछ ली जाए, हो सकता है इनका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए। तो स्ट्रेंथ जो होता है इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो एस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, यानी ग्राम में लेना है आपको, और नीचे आपको लिखना होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी लीटर में आपको वॉल्यूम लिखनी होती है। तो यहां पर अगर आपको यूनिट बनानी पड़ जाए इसकी, तो ये तो ग्राम पर लीटर बन गया, यूनिट तो यहीं पे पता चल गई इसकी आपको, लेकिन फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है इसको आप एम से डिनोट कर दीजिए यहां पर, और वॉल्यूम लीटर में है तो वी एल लिख दीजिए ऐसे, ये वॉल्यूम लीटर में हो गया। लेकिन हो सकता है आपको ये वॉल्यूम लीटर में ना देके मिलीलीटर में दे रखा हो, तो फिर आप इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किया जाता है। आप उल्टा काम कर रहे हैं, लीटर को मिलीलीटर में अगर चेंज करना हो तो उसको क्या किया जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर मिलीलीटर को ही लीटर में चेंज करना पड़ जाए तो उसको 1000 से डिवाइड करना होता है। तो ये मिलीलीटर में दे रखा है अब आपको, ये मान लीजिए आप, तो इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आता है स्ट्रेंथ का। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। चलिए उसके बाद करते हैं मोलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी 12th क्लास में इसी के ऊपर होते थे आपके, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। देखिए मोलैरिटी बोलने में ही आ रहा है कि मोल, यानी कि यहां पर सॉल्यूट के मोल्स की बात की गई है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम डिनोट कर देंगे n से, और नीचे आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी तक आपने परसेंटेज को छोड़कर दो टर्म्स जो पढ़ी हैं सभी में नीचे वॉल्यूम ही लिखा जा रहा है, ये ध्यान में रखिए, वॉल्यूम ही आता है ज्यादातर। तो इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, n बाय वी, यही बनेगा। लेकिन अगर यहां पर फिर से आपकी वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दे रखी हो तो
आप इसको फिर 1000 से डिवाइड करोगे, वो 1000 फिर ऊपर चला जाएगा इसमें, और ये बन गया आपका वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये हो गया। चलिए, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला बताइए। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल से निकालने का फॉर्मूला होता है। तो गिवन मास को तो आप W से डिनोट कर दीजिए और मोलर मास को M से डिनोट कर दीजिए, और यहां N की जगह पे इसको पुट कर दो आप। क्या बनेगा ये बनेगा आपका यहां पर गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। हो गया, हो गया। ये आपका क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट लिख लीजिए इसकी, यहां पर ही पता चल रहा है मोल पर लीटर, यही होता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा मोलर, ये भी इसकी यूनिट होता है, और कहीं कहीं पर आपको ये कैपिटल M भी लिख के देगा डायरेक्ट, तो समझ जाइए यह भी मोलैरिटी के लिए है। चलिए, अब यहीं पर रिलेशन बता देते हैं आपको स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला तो चलो हमारे पास है, अभी इसी स्लाइड पे है, एक बार पीछे चल के देखते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए आप, ये जो मास यहां पर सॉल्यूट का है, ये गिवन मास ही तो दे रखा है आपको, ये कोई मोलर मास थोड़ी है यहां पर। तो गिवन मास है, लेकिन याद रखिए यहां पर हमने उसको M से डिनोट कर दिया है, लेकिन मोलैरिटी में हमने गिवन मास को W से डिनोट कर रखा है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए बस। तो आप एक चीज देखिए, ये फॉर्मूला आपको ऐसे का ऐसे मोलैरिटी में दिखेगा, इसको आप W कंसिडर कर लीजिए, M को यहां पर इन 2000 अपॉन वॉल्यूम। देखिए यहां पर क्या ये वही फॉर्मूला है, बिल्कुल है। तो यहां पर मोलैरिटी आपका क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये, इस चीज को भी ध्यान में रखिए आप। ये आपका रिलेशन आता है मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नॉर्मेलिटी। जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हो गया। अब इसको आप शॉर्ट में लिखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मान लीजिए आपको ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा हो, तो फिर आप इसको 1000 से वहां ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई करा दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये फॉर्मूला बन गया आपका। चलिए आप ये बताइए, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखिए, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। यहां पर इस इक्विवेलेंट मास को EM से डिनोट कर देंगे हम, और गिवन मास को हम डिनोट कर लेते हैं W से। पर याद रखिए है सॉल्यूट का ही, क्योंकि देखिए यहां पर वॉल्यूम तो कोई भी देख के बता सकता है क्वेश्चन से,
लेकिन उसको ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ी पता होगा क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट एक अलग सी टर्म आती है, तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है उसको, गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास। लेकिन अब ये नई टर्म आ गई यहां पर, ये कुछ अलग है। पर चलिए पहले इसको एक बार वहां फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे आप उसको लिख दीजिए, यानी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा आपका W इंटू 1000, नीचे लिखा जाएगा इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यही बना। लेकिन ये इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, लिखिए मोलर मास, जिसको हम m से डिनोट कर देंगे, अपॉन लिख दीजिए n फैक्टर, n फैक्टर। अब ये इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला यहां पे पुट कर दीजिए आप, तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन के आ गया आपका, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू n फैक्टर। नीचे आएगा इसमें आपका मोलर मास, चलिए इसको m ही लिख देते हैं, और नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। बन गया ये, यही है। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है आपका। लेकिन n फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हेडिंग पहले आप ये लिख लीजिए एक बार, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला जो है इस n फैक्टर को हटाकर ये फॉर्मूला जो बच गया, क्या ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है जो आपने अभी पढ़ा था? ध्यान से देखिए, आपका ये पूरा मोलैरिटी का फॉर्मूला ऐसे कैसे है, W/m 1000 VmL, ये वही है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है। ये रिलेशन इनके बीच में आ गया। मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ये जो n फैक्टर होता है, वैसे तो इसको कहा जाता है कि ये वैलेंसी के इक्वल भी होता है। भाई किसी भी एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर आपको चार्ज लिखा हुआ मिल जाए, समझ लीजिए वही उसकी वैलेंसी है, वही उसका चार्ज है, वही उसका n फैक्टर है। लेकिन n फैक्टर को यह भी कहा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए इस रिएक्शन में, वही n फैक्टर होता है। लेकिन n फैक्टर वैसे आपसे किसी एसिड का पूछ लिया जाए, आप केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल फॉर्मूले पढ़ते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, या तो कोई एसिड होगा, या कोई बेस होगा, या कोई सॉल्ट होगा आपका। तो n फैक्टर आप या तो एसिड का निकालोगे, या फिर आप किसी बेस का निकालोगे, या फिर आप किसी सॉल्ट का निकालोगे। तो एसिड का n फैक्टर कैसे निकालोगे आप ये बताइए? कोई भी एसिड है वो कितने अपने अंदर से H निकालकर एक्वस सॉल्यूशन में दे रहा है, वही उसका n फैक्टर होता है। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं इसमें अपना एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर आप इसको वाटर में डाल दो, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो इसको, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो H पॉजिटिव देगा यहां से निकाल के, और साथ में अपने अंदर से क्या देगा निकालकर, Cl नेगेटिव। तो कितने H निकले इसके अंदर से, एक निकला, इसका n फैक्टर एक ही है। चलिए इसका बताइए, 2H पॉजिटिव, और साथ में क्या लिखोगे, SO4 2 नेगेटिव। इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2। इसका बताइए कितना हो जाएगा, इसका बताइए, ऊपर वाले का बताइए कितना n फैक्टर होगा। 2 2 H दिख रहे हैं अब तो,
हो गए कंफ्यूज इसमें? अरे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यही तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड के लिए इसी को लिखा जाता है। तो इसके पास तो H एक ही है ना, तो इसका N फैक्टर एक ही है, ये तो अलग होता है आपका, ठीक है। और यहां पर भी ये वाला H जाता है जो एसिडिक ग्रुप वाला होता है, CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। कहीं आप ये सारे H काउंट कर दो इसमें, ये नहीं होता है। चलिए यहां से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग कब बोलते हैं? कोई एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है? आपका 12th क्लास का क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं अब। आपके पास है ना एक कंपाउंड है, देखा होगा आपने, फिनोल, और एक लिख लेते हैं इथेनॉल। दोनों में अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, और अल्कोहल जो होते हैं वो नेचर में थोड़ा सा एसिडिक होते हैं। दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, जबकि दोनों में एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है OH? फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल। तो रीजन और बताइए अब इसका क्या है? रेजोनेंस। वैसे भी सही है, कहीं पर रिंग दिख जाए और कोई भी बात आ जाए तो रेजोनेंस ही बताना होता है। देखिए यहां पर H निकलने के बाद रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर है। लेकिन ये रेजोनेंस वाली बात नहीं देखनी है आपको, यहां पर एक फैक्टर और होता है, स्टेबिलिटी। लिख लीजिए इस चीज को। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो अपना H देने के बाद स्टेबल हो जाए। यहां पर ये H अगर अपना दे देगा तो ये फिनॉक्साइड आपका स्टेबल हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये चार्ज जो है ये घूमने लग जाएगा इस रिंग में, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बस यही काम है आपको, है ना भाई। इसमें जो आपका ये अल्कोहल लिखा हुआ है, ये कभी भी अपना H देने के बाद स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि यहां पर बनेगा आपका ये इथोक्साइड आयन और साथ में H पॉजिटिव। इसको स्टेबल करेगा कौन यहां पर? ये दोनों वैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, ऊपर से इसके पास पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी इसके ऊपर, वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो वापस रिंग की तरफ दे देगा उस इलेक्ट्रॉन को, ये तो स्टेबल हो जाएगा यहां पर। तो H देने के बाद जो भी स्टेबल हो जाता है वही एसिड स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज और होती है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, जो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर 100% आयोनाइज हो जाए वही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये दोनों आपके ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। जिस एसिड के अंदर आपको कार्बन लिखा हुआ दिख जाए ना, समझ लेना वो ऑर्गेनिक एसिड है, और वो एसिड हमेशा ही वीक रहेगा आपका। बाकी आप किसी भी एसिड के अंदर देखिए जो स्ट्रॉन्ग वाले होंगे, कभी कार्बन लिखा हुआ नहीं मिलेगा उनके अंदर आपको, क्योंकि वो मिनरल एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह पे हैं। एक एसिड ऐसा भी है जो इनकी कैटेगरी में आता है, मिनरल एसिड की कैटेगरी में आता है, और उसके अंदर कार्बन भी है, वो है आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वैसे तो वीक होता है पर आता इनकी कैटेगरी में है, इनमें नहीं आएगा ये, इस चीज को भी ध्यान में रखिए आप। तो यहां पर पता चल गया होगा आपको कि एसिड का जो एन फैक्टर है वो कैसे निकाला जाता है। चलिए बेस का एन फैक्टर देखते हैं कैसे निकलेगा। भाई बेस होता ही क्या है पहले ये बताइए? जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, और जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर अपने अंदर से क्या निकाल के देगा? ये हाइड्रोक्साइड आयन ही निकाल के देगा। जैसे आपका NaOH होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? बेस हैं। लेकिन एन फैक्टर कैसे निकलेगा इनका? एसिड क्या देता था? H पॉजिटिव, उसी को काउंट कर लेते थे हम।
यहां पर जो बेस अपने अंदर से जितने OH निकाल के देगा समझ लो उसका एन फैक्टर वही है। अब इसमें OH है ही एक, यानी कि ये बनाएगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक ही OH दिया है तो इसका एन फैक्टर कितना है, एक है। ये अगर टूट जाए आपका तो Mg2 पॉजिटिव बनाएगा और साथ में 2OH नेगेटिव बनाएगा, एन फैक्टर आ गया 2। और यहां पर भी आपके OH 2 हैं, यानी Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, यहां भी एन फैक्टर आपका 2 है। तो जितने भी कोई बेस अपने अंदर से OH निकाल रहा है वही उसका एन फैक्टर है, इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए ये बताइए, इनमें से वो कंपाउंड अलग कर दीजिए जो बेस है। बेस कौन कौन सा इनमें से, क्या ये बेस है? सोच लीजिए आप, है ये बेस? नहीं है? है? ये है। मेन बात ये है आप तुक्के लगा रहे हैं, है ना? वैसे आपको नहीं पता शायद कि ये है या नहीं है। चलो इसका बताओ फिर क्या है ये बेस? क्या नाम होता है इस कंपाउंड का? बेस है ये? नहीं है ये बेस? चलो, आप ना कह रहे हो, वो हाँ कह रहे हैं, ये है ये बेस? मतलब वही है, आप कंफ्यूज हो इनमें कहीं ना कहीं। देखिए, जब आपका OH मेटल के साथ जुड़ा होता है ना तो ही वो बेस होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। हाँ, कुछ वीक बेस होते हैं जो अलग होते हैं, जो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं कहीं पे OH, जैसे ये है। यहां पर OH जो जुड़ा हुआ है वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और यही रीजन है कि जो आपका ये वाला बेस है ये अलग है, वीक होता है। लेकिन बाकी देखिए आप, यहां तो ये OH कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर OH मेटल के साथ जुड़ा है, ये बेस है। ये मेटल के साथ जुड़ा है, ये भी बेस है। ये भी मेटल के साथ जुड़ा है, बेस है। ये फिर से वही आ गया, कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है। अरे अभी बताया था आपको, फिनोल और अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, OH, और अल्कोहल सारे के सारे नेचर में एसिडिक होते हैं। तो ये बेस कैसे हो गई? ये भी अल्कोहल है, मिथेनॉल, ये आपका प्रोपेनॉल, तो ये बेस कैसे हो गई? ये तो एसिड है, ठीक है, लेकिन इसका भी ध्यान में रखिए, ये भी बेस होता है आपका। चलिए, वैसे इसका नाम आपने बताया नहीं, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सोल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे आप? सोल्ट लिख लीजिए आप कोई भी, NaCl आ गया, AlCl3 आ गया, MgCl2 हो गया आपका, Na2SO4 हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस हो गया। एन फैक्टर कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस सॉल्ट को ब्रेक करके देखिए आयंस कौन कौन से बनते हैं। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहां पर बनेगा Al3 पॉजिटिव और 3 क्लोरीन पर होगा माइनस का 1 चार्ज, यानी 3Cl नेगेटिव।
यहां पर बनेगा आपका Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, यहां बनेगा 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। चार्ज देखते रहिए बैलेंस हो रखा या नहीं हो रखा। चार्ज ही बैलेंस करना होता है। जैसे यहाँ पे Na पर 1 पॉजिटिव है तो 2 पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, उसका 2 नेगेटिव हो गया, कंपाउंड न्यूट्रल हो गया आपका। इसमें 2Al3 पॉजिटिव और साथ में 3SO4 2 नेगेटिव। देखिए इस पर तो चार्ज आ रहा है प्लस का 6 और उस पर आ रहा है माइनस का 6, इक्वल तो हो गया, ये कंपाउंड तो न्यूट्रल है आपका। इसका एन फैक्टर कैसे लिखा जाता है? सॉल्ट का एन फैक्टर हमेशा ही प्लस में लेना होता है, ये ध्यान में रखिए आप। चार्ज देख लीजिए बस कितना है, मैग्नीट्यूड से मतलब रखिए, साइन से मतलब मत रखिए बस। +1 -1 1 है, यानी इसका एन फैक्टर 1 है। यहां पर चार्ज है प्लस का 3 माइनस का 3, एन फैक्टर 3 है इसका। 2 और माइनस का 2 यानी 2, यहां पर 2, यहां पर भी 2 है, तो इसका एन फैक्टर भी 2 है। यहां पर कितना है? 6 और यहां पर भी 6, इसका एन फैक्टर 6 है। तो सोल्ट के केस में चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए, उसका साइन मत देखिए, वो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को उठा के रख दीजिए बस, वही सोल्ट का एन फैक्टर होता है। कर दोगे इसको? चलिए इसके बाद बात करते हैं, पीपीएम बच गया इसमें आपका। पीपीएम हम लास्ट में करेंगे क्योंकि पीपीएम दोनों साइड में लिखा जाता है। जैसे आपका परसेंटेज होता है वैसे ही पीपीएम होता है, पर पीपीएम कोई पूछता नहीं है, पर फिर भी देखेंगे उसको भी। इसके बाद आप लिखिए मोलेलिटी। मोलेलिटी, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैसे स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, लिख लीजिए। उसमें शायद हमने नॉर्मेलिटी की यूनिट छोड़ दी है ना? नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है? एक तो फॉर्मूले से ही पता चल गई थी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरा नॉर्मल लिखा जाता है, और कई बार आपको कैपिटल एन लिख के भी देगा। तो ये तीनों यूनिट होती हैं नॉर्मेलिटी की। चलिए मोलालिटी देखिए क्या होता है। यहां पर फिर से मोल की बात की गई है, लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखना है आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी किलोग्राम में आपको सॉल्वेंट का मास लिखना है। यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं पहले ही, जिससे बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। जहां कहीं भी सॉल्यूट के लिए हम कुछ लिखेंगे, उस टर्म के नीचे हम ए लिख देंगे साथ में, हमें पता चलता रहे कि यह सॉल्यूट के लिए लिखा हुआ है। और सॉल्वेंट जहां कहीं भी लिखेंगे वहां पर बी लिख देंगे, यानी समझ जाना ये सॉल्वेंट वाला है, क्योंकि यहां पर मास और वेट कई बार ये रिपीट होने वाला है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कौन सा सॉल्यूट का है कौन सा सॉल्वेंट का है। यहां पर जो नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट के हैं, तो क्यों ना मैं इसको Na लिख दूं, सही है। और जो मास है सॉल्वेंट का, उसको मैं WkG और साथ में छोटा सा b लिख देता हूं यहां पे, समझ जाना ये सॉल्वेंट का मास है यहां पर, ठीक है। यानी मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या बन के आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी हटाओ आप, अगर ये ग्राम में दे रखा हो तो 1000 से डिवाइड करते वो 1000 ऊपर चला जाता, बन गया फॉर्मूला। लेकिन अभी नंबर ऑफ मोल को खोल के देखिए क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए ये WA आ गया ना, और यहां पर पहले ही WB लिखा हुआ है, अब तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है आपको। तो Na की जगह पे अब ये फॉर्मूला यहां पुट कीजिए। मोलेलिटी क्या बन गई आपकी इसमें? WA/MA इंटू 1000, और इंटू में क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। हो गया फॉर्मूला, पता चल गया। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है,
इस वजह से आप इसको मोलैरिटी के ऊपर प्रेफर करते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का वो आंसर है भाई, देख लेना। आप इसकी यूनिट लिखिए क्या होती है। एक तो इसमें फॉर्मूले से ही पता चल गई, मोल पर केजी। दूसरा आपको लिख के देगा मोलल, और तीसरा लिख के दे सकता है स्मॉल एम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें पीपीएम, फिर मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। सबसे पहले आप मेरे को यह बताइए, अपने हाल फिलहाल में अभी 12th के पेपर दिए हैं, पीपीएम का यूज होता कहां पे है? सी वाटर में। किस चीज के लिए? जहां कहीं भी आपका सॉल्यूट बिल्कुल ना के बराबर होता है और सॉल्वेंट हद से ज्यादा होता है, वहां पर आप पीपीएम की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे सॉल्यूट के अमाउंट को। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में लिखा आता है कि एयर में इतना पॉल्यूशन हो रखा है, इतने पीपीएम, इतनी डस्ट यहां पर है। तो हर जगह थोड़ी है, वो कहीं कहीं पे होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है। तो उस एटमॉस्फेयर यानी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वो जो डस्ट वहां पर सॉल्यूट का काम कर रही है, वो तो ना के बराबर है वहां पे, तो उसको पीपीएम में एक्सप्रेस किया जाता है। तो जहां सॉल्यूट आपका बहुत ही कम अमाउंट में हो, जैसे अगर मैं कहूं कि अपने एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमें कहीं पे निकालना पड़ जाए तो हम पीपीएम में निकालेंगे उसको। तो याद रखिए पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन होता है ये, और मिलियन होता है 10 लाख, यानी 10⁻⁶। ठीक है, ये होता है आपका मिलियन। तो इसमें आप याद रखिए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप जिस भी कंपोनेंट का पीपीएम में अमाउंट निकालना चाहते हो, सबसे ऊपर तो उसी को लिखिए, मास ऑफ जो भी कंपोनेंट है आपका, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में लिख दीजिए 10⁶। ये फॉर्मूला है आपका पीपीएम का। ठीक है, आप यहां नीचे वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, और यही रीजन है पीपीएम भी दोनों साइड में लिखा जा सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में भी और इंडिपेंडेंट में भी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं और उनका अमाउंट हमें निकालना है, तो हम कौन सी कंसंट्रेशन टर्म की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो आप बता दीजिए, पीपीएम में करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद लिखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम यहां डिनोट कर देंगे एक्स से, काई बोल दिया जाता है इसको, कभी कभी कोई एक्स बोल देता है, कोई काई बोल देता है इसको। लेकिन मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, अब आपके दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। अब आप क्या पता किसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सॉल्यूट को तो आप ए मान लीजिए, सॉल्वेंट को आप बी मान लीजिए। अगर आप सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एक्स ए, और इधर आपको लिखना पड़ेगा उस सॉल्यूट के मोल कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, यानी Na, और सॉल्यूशन में टोटल मोल ही कितने हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उनका समेशन Na प्लस Nb। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन का। याद रखिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल लिखा हुआ है, नीचे भी मोल लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सॉल्वेंट के मोल निकालना चाहें तो आप ऊपर Nb लिख दीजिए, बस हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें मास फ्रैक्शन, बिल्कुल सेम है जो आपने मोल फ्रैक्शन में लिखा वही।
इसको भी हम x से ही डिनोट कर देंगे यहां पर, मास फ्रैक्शन को भी। तो मास फ्रैक्शन भी याद रखिए यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। वही आप यहां पर सॉल्यूट की मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं या फिर सॉल्वेंट की मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिनोट कर दीजिए, सॉल्यूट ए से सॉल्वेंट बी से। अगर आप सॉल्यूट की मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूट का मास है कितना उस सॉल्यूशन में, ये देखिए पहले, और नीचे टोटल सॉल्यूशन का ही मास कितना है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास कितना है, टोटल सॉल्यूशन का ही मास आ गया निकल के पूरा। और ऐसे ही अगर आप सॉल्वेंट की मास फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो ऊपर WB लिख दीजिए, बस। ये हो गया आपका मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला, पता चल गया। चलिए, कंसंट्रेशन टर्म्स तो खत्म हो चुकी हैं। एक चीज ये बताइए, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में क्या सिमिलरिटी होती है या फिर क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मेलिटी पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा। मोलैरिटी में आप क्या लिखते थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखा जाता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखिए, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी को ही कहा जाता है एक तरीके से, लेकिन सिर्फ उन कंपाउंड के केस में जो आयनिक होते हैं। जैसे आप किसी सॉल्ट की मोलैरिटी निकालना चाहते हो तो आप मोलैरिटी नहीं कहोगे उसको, फॉर्मेलिटी कहोगे उसको वहां पर। लेकिन ऊपर जो आपने लिखा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां आपको लिखना होता है नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज, मतलब चार्ज कितना प्रेजेंट है वहां पर आयंस पर, वो आपको वहां पर लिखना होता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के केस में एप्लीकेबल होती है। याद रखिए, ये पूछा नहीं जाता है, ना बुक में दिया गया होता है, पर मोलैरिटी जैसा ही होता है। ठीक है, इसके बाद ये बताइए, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, भाई अगला टॉपिक सॉल्युबिलिटी के बारे में ही है, और सॉल्युबिलिटी हम करेंगे, याद रखिए सॉल्युबिलिटी हम करेंगे सबसे पहले सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर। तो यहां पर एक टेम्परेचर का इफेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बस, तो वो टेम्परेचर का इफेक्ट आप मेरे को बता दीजिए। टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी पर कोई चेंज होगा ही नहीं। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगी नहीं। ये तीन केस जो मैंने लिख दिए यहां पर, तीनों के एग्जाम्पल दीजिए मेरे को। याद रखिए, सबसे पहला तो ये है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को तभी बढ़ाता है जब आपकी रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक, यानी जो रिएक्शन हीट को लेना ही चाहती है और आप हीट दे ही रहे हैं उसको, तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी वहां पर। तो इसमें आपके कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, NaCl, KCl, KNO3, ये आपके जो कंपाउंड हैं ये सारे के सारे टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। कब घटेगी? जब आपकी रिएक्शन कैसी हो जाए, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन खुद अपने अंदर से हीट को निकाल रही है, आप उसको जबरदस्ती हीट दे रहे हैं ऊपर से, तो रिएक्शन तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी, यानी कि सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो यहां पर एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। पता चला? पिछली बार यह क्वेश्चन दिया गया था कि बताइए कौन सा इनमें से एक सब्सटेंस है जिसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट
पढ़ता ही नहीं है, और ऐसे कुछ कंपाउंड लिखे हुए थे ऑप्शन में। लेकिन ये देखिए टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को चेंज करेगा ही नहीं। कहां नहीं करता, किस कंपाउंड के केस में नहीं करता, वो देखिए। ये कंपाउंड है आपका Na2SO4 into 10H2O। इस कंपाउंड को याद कर लीजिए। हो सकता है आपको खाली सोडियम सल्फेट लिख के दे दिया जाए, तब भी आपको यही लिख के आना है। तो सुनिए, ये जो कंपाउंड है, जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर पहुंच जाता है 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है कंटिन्यू। तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है कहां तक, इस टेम्परेचर तक। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इसके ऊपर जाएगा, सोल्युबिलिटी वापस घटकर और वैसी ही हो जाएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी बिल्कुल। ये घुलना ही बंद हो जाएगा। एक बार बढ़ेगा, उसके बाद घुलना बंद, यानी कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। आप टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ा दो, फिर इसका ये बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में आप एक तो ये टेम्परेचर वाला फैक्टर याद कर लीजिए। यही सेम आपका इंपॉर्टेंट माना जाएगा जब आप गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, जो आपका हेनरी लॉ पढ़ा जाता है इस चैप्टर में। ये वो केस आ जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कुछ टर्म्स मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप एक बार उनको देख लेना। आपकी बुक में अगर कहीं लिखी हो, एक तो कर लेना डिसॉल्यूशन क्या होता है, एक आप पढ़ोगे इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और एक आप पढ़ोगे यहां पर सॉल्यूशन के जो 9 टाइप्स होते हैं, वो टाइप डिस्कस करने हैं आपको, और साथ में उनके एग्जाम्पल। ये 3 टॉपिक आपका होमवर्क रहेगा, और ये आपको करके लेके आना है। ठीक है, सॉल्यूशन के जो 9 टाइप हैं और उसमें जो एग्जाम्पल हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा सॉल्यूशन होगा, इसमें सॉल्यूट कौन सा है, इसमें सॉल्वेंट कौन सा है। तो आपको उसी के हिसाब से वो तैयार कर लेना है। अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक का करके आ जाना। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल आपको आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं 12th क्लास की बुक में, जहां मोलैरिटी कैलकुलेट करके दिखाई गई है। कुछ छोटे वाले न्यूमेरिकल ही कीजिए, क्योंकि बड़े न्यूमेरिकल एक नंबर में आपको देगा ही नहीं वो, तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछ सकता है। छोटा मोटा कोई मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ही पूछेगा बस आपसे, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है।